ठीक है। देखो हम लोगों ने कल आरबीआई देखा था, आरबीआई में हम लोगों ने अलग अलग रेट्स देखे थे, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, एमएसएफ क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने आरबीआई का फंक्शनिंग देखा था, किस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करती है आरबीआई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फ्रेम आउट करती है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, गवर्नर कौन है क्या है, ठीक है, सब हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले सेबी, ठीक है, सेबी आप लोगों ने सुना होगा, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। Yes. सो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, ओके। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 के अंदर, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, विच इज सेटअप बाय अ स्पेशल एक्ट, ठीक है। आईसीएसआई इज सेड टू बी दी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ओके। सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है, आरबीआई, देन हमारा आईसीएआई, सी इंस्टीट्यूट जो है, ओके। उसके बाद में सीसीआई हो गया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत आया, ठीक है। सो ये जितने भी है दीज आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इवन एलआईसी, ठीक है, इवन एलआईसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द IRDA, ओके, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब के सब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके, सेटअप बाय एन by passing a special act in the parliament, okay. So SEBI, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, ओके। कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1992 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992, ठीक है। सो बेसिकली 1992 याद रखना है कि सेबी एस्टैब्लिश हुआ था उसके वक्त। द प्रियम्बल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शन ऑफ सेबी, okay, to protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में फ्रॉड्स हुए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कितने सारे फ्रॉड्स हुए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स। बाजार मूवी देखा है क्या आप लोगों ने, सैफ अली खान का? हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो उसी के जैसे है ना बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। द 1992 स्कैम, ठीक है, हर्षद मेहता का स्कैम सुना क्या आप लोगों ने? फेमस स्कैम इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, ओके। देखो ये लिस्ट ऑफ स्कैम्स है, कितने स्कैम्स हुए हैं। हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, इसने क्या किया था ये बंदे ने, हर्षद मेहता ने क्या किया था पता है क्या, कि अपने पूरा स्टॉक मार्केट को ऊपर तक लेके गया, ठीक है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया इसने। वो भी इन्वेस्टमेंट कैसे किया पता है क्या? बोरो कर करके, बैंक से बोरो कर करके वो इन्वेस्टमेंट करता था, ठीक है, और बैंक को रेगुलरली पेमेंट भी करता था। सो वो स्टॉक मार्केट को इतना ऊपर लेके गया, बीएससी पे हुआ था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये हुआ था। तो इतना ऊपर लेके गया, और फिर उसके बाद में उसने अपने शेयर्स बेच दिए प्रॉफिट पे, ठीक है, और फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा जो लॉस था वो सबसे ज्यादा बैंक्स को झेलना पड़ा था, ठीक है। पढ़ना कभी आपको वक्त मिलेगा तो हर्षद मेहता का स्कैम, ठीक है, केतन पारेख का स्कैम, सत्यम स्कैम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, ये पढ़ो, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम, स्पॉट मार्केट का स्कैम था ये, ठीक है,
मतलब अलग अलग मार्केट्स होते हैं, अभी स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग मार्केट्स होते हैं। स्पॉट मार्केट होता है, मतलब अभी के अभी खरीदो, अभी के अभी बेचो, ठीक है। और फिर एक, हाँ यस, नीरव मोदी स्कैम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी स्कैम। उसके बाद में विजय माल्या का स्कैम था। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हुए, ठीक है। और सत्यम स्कैम में बहुत सारे कॉमन पीपल का बहुत ज्यादा पैसा था, ठीक है। सो पढ़ो ये सत्यम स्कैम, सत्यम स्कैम, और वो भी पढ़ लो, ठीक है, जो अलग हर्षद मेहता वाला स्कैम है वो भी पढ़ो, ठीक है, कि किस तरीके से ये लोग फंसाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं। तो इसकी वजह से ही इनका सब माई बाप कौन है, सेबी है, ठीक है। कि जहां जहां उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि अगर कोई रेगुलेटर नहीं हुआ ना, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, खरीद मतलब स्टॉक मार्केट चलता किस पे है, एक तो डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ठीक है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस ज्यादा, ओके। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो प्राइस भी कम, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं, इल्यूसिव डिमांड क्रिएट करते हैं, मार्केट में से सारे शेयर्स उठा लेते हैं, मार्केट में शेयर्स होते ही नहीं है, ठीक है। और अगर सपोज मार्केट में शेयर्स ही नहीं होंगे तो सप्लाई कैसे होगा, सप्लाई कम हो जाएगा ना। तो मार्केट में शेयर की प्राइस अचानक ऊपर चली जाती है, ठीक है, पहले कांस्टेंट रहती है फिर ऊपर चली जाती है। फिर क्या करते हैं ये लोग, अचानक से शेयर छोड़ देते हैं, मतलब सेल आउट कर देते हैं। बाय उन्होंने कम पे किया है, ठीक है, सेल ज्यादा पे कर लेते हैं। फिर क्या हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे शेयर्स मार्केट में ले देते हैं, ठीक है। सप्लाई ज्यादा हो गया लेकिन डिमांड है ही नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो कोई लेगा नहीं उस शेयर्स को। तो इसके लिए क्या होता है कि उनकी डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज्यादा हो जाता है, और इसकी ही वजह से उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जिन्होंने सपोज यहाँ पे परचेस किया होता है, ठीक है, ज्यादा प्राइस पे जिन्होंने परचेस किया होता है, उनको सबसे ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो जो ये ज्यादा पे इन्वेस्ट करती है वही कॉमन पब्लिक होती है, बिकॉज कॉमन पब्लिक को लगता है कि भाई देखो इतना शेयर ने ग्रो किया है, तो और शेयर ये ज्यादा ग्रो करेगा, ट्रेंड के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से, ठीक है, इन्हीं की वजह से ऐसे रेगुलेटर्स को बनाना पड़ता है। आया समझ में, थोड़ा सा प्रेटी मच क्लियर कि क्यों ये रेगुलेटर्स आते हैं, व्हाई सेबी इज इन एग्जिस्टेंस, Yes, sir. ओके। टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, बेसिकली इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे ना रेगुलेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। सेबी का वॉच ओवर होता है कि स्टॉक मार्केट में कौन चीटिंग कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि है ना, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस या फिर कोई भी शेयर की प्राइसेस है ना, उसके न्यूज़ पे भी डिपेंड होती है, ठीक है। कोई कंपनी ने अगर नया प्रोजेक्ट लिया हो, ठीक है, और वो बहुत ही स्कोप है वो प्रोजेक्ट में, तो कंपनी इनिशियली पब्लिक को नहीं बता रही, ठीक है। दिस इज केप्ट कॉमनली और सीक्रेटली, ओके, बहुत ही सीक्रेटली रखा जाता है कंपनी का प्रोजेक्ट। सेम बाजार मूवी देखा होगा ना, तो बस आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी मेरी बात, ठीक है, सैफ अली खान का। तो सीक्रेटली रखी जाती है ये चीजें। और कुछ जो इंटरनल लोग होते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, इस न्यूज का ना बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, बिकॉज इनको पता है अगर न्यूज मार्केट में आई तो इसके शेयर की प्राइस अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज क्या करते हैं, दूसरों के थ्रू है ना, दूसरों के थ्रू, सपोज ये एम्प्लॉय का कोई तो रिश्तेदार होगा, ठीक है, इस रिश्तेदार के थ्रू है ना ये बहुत सारे शेयर है ना कम प्राइस पे लेके रखते हैं, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पे लेके रखते हैं। और अल्टीमेटली जैसे ही शेयर ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये शेयर को ये लोग बेच लेते हैं और है ना करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एन इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, कि अंदर का बंदा ट्रेड कर रहा है, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग इज एन पनिशेबल ऑफेंस, ओके। 10 महीने से तो 6 साल की उसकी जेल है, ठीक है, 6 years तक की जेल,
और 5 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, ठीक है, या फिर आपको दोनों भी लग सकता है, ठीक है। सो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस बोला मतलब ये इंडियन पेनल कोड के अंदर आता है, ओके। दो ऑफेंसेस आते हैं, एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस जो आईपीसी के अंदर आता है, वो बोलते हैं ना कभी आईपीसी की धारा ये है, ठीक है, तो इंडियन पेनल कोड के अंदर आता है। और जो सिविल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी पनिशमेंट ज्यादा हार्ड नहीं होती, दैट कम्स अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, ओके। इंडियन पेनल कोड एंड सीपीसी। सीपीसी की भी सुनी होगी कि सीपीसी की ये धारा, ठीक है, जैसे 420 चोरी के मामले में, ठीक है, क्या होगा, बस 6 महीने की जेल होगी और छूट जाएगा, ठीक है। सेक्शन 420 420 बोलते हैं ना जिसको, चोरी वगैरह की होगी, फ्रॉड वगैरह किया होगा, तो उसको 420 की धारा लगती है, ठीक है। लेकिन अगर चोरी और फ्रॉड बहुत ज्यादा हो, जैसे कि नीरव मोदी ने किया था या फिर विजय माल्या ने किया था, तो वो वाला इसके अंडर नहीं आता, वो आईपीसी के अंडर आता है, और वो केस है ना सेबी के पास चला जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी जुडिशियल सिस्टम उसके, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर सुनवाई देती है, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है, उसके ऊपर वो डिसीजन देते हैं, जजमेंट्स देते हैं। लेकिन इंक्वायरीज वगैरह कौन करते हैं, सेबी और जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं उसमें दखल अंदाजी करते हैं, ठीक है। श्री अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, ओके। अजय त्यागी याद रखना है, अजय त्यागी इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है। मैं ना आपको होमवर्क में देता हूँ कि बाजार मूवी देखो, ठीक है, होमवर्क देता हूँ कि आप लोग वो बाजार मूवी देखो, आपको सेबी की है ना एग्जैक्ट जो उसका काम है सेबी का, ठीक है, सेबी का एग्जैक्ट काम और वो कैसे काम करती है सेबी, ठीक है, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्निकली नहीं दिया हुआ वो, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ जाता है, ठीक है। सेबी न्यूज, ओके, सेबी स्कोर्स कंप्लेंट इश्यूज, ओके। द सुप्रीम कोर्ट ऑन जैन 27 2020 रिसेंटली, मतलब अभी के अभी, has set a 4-month deadline for SEBI to probe complaints received on its core platform with regard to alleged wrongful disclosures by the promoters of Bharat Nidhi, PN, BF and CAMAC. ओके, मतलब क्या है कि इसके जो ये कंपनी के जो प्रमोटर्स है, ओके, भारत निधि कंपनी, निधि कंपनी भी एक कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, जिसका है ना कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। सर आवाज कट हो रही है, ओके, सेकेंड। अच्छा, पहले का तो सुनाई दिया ना तुम लोगों को, बाजार के होमवर्क तक का Yes, sir. सुनाई दिया था ना, ठीक है। अभी अभी भी कट हो रही है क्या आवाज, देखो। नहीं सर, अभी आ रही है। नेटवर्क का सच में बहुत इशू है, पता है क्या, हमारा केबल भी नहीं चल रहा था, ठीक है, अब सही है, अब सही है, कंटिन्यू करूं मैं, ठीक है। आज है ना एटलीस्ट हम लोग Yes, sir. सेबी और सीसीआई कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सेबी और सीसीआई कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, यस। तो सेबी स्कोर्स मतलब देखो, जैसे हम लोगों का एक कंप्लेन का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, हर रेगुलेटर का ना कंप्लेन का प्लेटफॉर्म होता है। इवन आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो गया ना, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कंप्लेन लिख सकते हो, ठीक है, और रिप्लाई नहीं आगा वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि सबसे भंगार डिपार्टमेंट अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंप्लेन पोर्टल, दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर रेलेवेंट एक्ट्स, ठीक है, having a complaint portal or having a proper channel for complaints, because you are working in the interest of common public, ठीक है, कॉमन पब्लिक को उसकी सर्विसेज अच्छे से नहीं मिल पाती वो अलग बात है, दिस इज अ रियल सिचुएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत ही गंदी सिचुएशन है। कभी आप पे, आपको भी एक्सपीरियंस आना चाहिए इसका, क्योंकि मुझे मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ना बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। द स्टैंडर्ड दे शुड मेंटेन, दैट इज दी
थर्ड क्लास स्टैंडर्ड दे आर मेंटेनिंग. लिटरली आई एम सेइंग दिस. बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल ही बात करने का तक तरीका नहीं होता उन लोगों को, एम्प्लॉयज को. सो हम लोग अगर सपोज वहाँ पे कंप्लेन भी करने जाएंगे ना, तो उनके ऑफिशियल्स उनसे भी गए गुजरे होते हैं. ठीक है. सो आई होप आपका किसी के साथ में पाला नहीं पड़े. ठीक है. लेकिन पाला भी पड़ता है तो उनको सब सुनाते आना चाहिए. एंड सुनाने के लिए आपके पास नॉलेज चाहिए. ठीक है. कि यस, आपके पास एक कंज्यूमर फोरम अवेलेबल होता है. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया इज रेडी टू लिसन यू. ठीक आहे. आपण म्हणतो ना ते ग्राहक ग्राहक मंच म्हणतो बघा आपण, कंझ्युमर कोर्ट, that is freely available for us. ठीक है. that is only and only for the customers benefit. Okay. So customers is if the customer is exploited in the market, okay, or he is having any default in service or any default in goods, ठीक है, default in goods and deficiency in service, so they are going to if the customer wants, he can file a complaint against that person. ठीक है. उसके अगेंस्ट फिर केस भी चल सकता है. ठीक है. वी हैव दिस मच पावर्स. हमारे लिए इतना ज्यादा सेफ्टी रखा हुआ है. ठीक है. इवन इन स्टॉक मार्केट इफ यू आर बीइंग फ्रॉड, ठीक है, इफ यू आर बीइंग फ्रॉडेड देन यू कैन अप्रोच द सेबी. तो सेबी का यही पोर्टल है, स्कोर. ठीक है. कंप्लेंट इश्यूज. तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया है कि विद इन द 4 months, ठीक है, सेबी को क्या करनी है, ये सारी की सारी कंप्लेंट्स को आवरायचं आहे. म्हणजे ठीक आहे, सगळ्या कंप्लेंट्सला आवरायचं आहे. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, जैसे हमारा एनसीएलटी होता है. एनसीएलटी सुना है क्या बच्चों? सीएस के लिए एनसीएलटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एनसीएलटी सुना है आप लोगों ने? क्या बात कर रहे हो, नहीं सुना? नहीं. अरे यार ऐसे मत करो. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये हमारा है, ये हमारे काम का है भाई. जो सीएस होते हैं, रजिस्टर्ड जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, वो भाई इनके साथ में ही काम करते हैं, एनसीएलटी के साथ. हमारे केसेस पहले यहाँ पे जाते हैं कंपनी के, एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. भाई पढ़ो 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 इसको. ठीक है. इसकी भी इंफॉर्मेशन निकालो, होमवर्क लिखते जाओ. आज के पूछूंगा मैं, अगर मैंने निकाला तो सब पूरा होमवर्क एक साथ निकालूंगा मैं. ठीक है. यू शुड हैव द नॉलेज, यू मस्ट हैव द नॉलेज. यू आर इन सीएस. ओके. फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई हैव सेड कि आपको एक एटीट्यूड रखना है. सीएस प्रोफेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोफेशन. ठीक है. एनसीएलटी पढ़ना है कि व्हाट इज एन एनसीएलटी. ये भी इन्होंने एनसीएलटी देना चाहिए यार यहाँ पे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, क्या है एनसीएलटी क्या नहीं. लेकिन आई वांट यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनसीएलटी. ठीक है. तो एक ट्रिब्यूनल होता है. ठीक है. मतलब हर एक्ट का एक, क्या बोलते हैं कि देखो, अभी हर एक्ट के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर थोड़ी ना जा सकते हैं. उतना टाइम है क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास में? तो रेलेवेंट एक्ट के अंदर है ना, उनके ट्रिब्यूनल्स होते हैं. ठीक है. ट्रिब्यूनल्स होते हैं. क्या होता है रेलेवेंट एक्ट के अंदर? ये ट्रिब्यूनल्स होता है. आया समझ में? ठीक है. सेबी टाइटन द नॉर्म्स फॉर प्लेजिंग ऑफ शेयर. ठीक है. ये हर्षद मेहता के केस के बाद में ना ये वाले नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे. प्लेज करना मतलब क्या? गिरवी रखना. ठीक है. प्लेज करना मतलब क्या? गिरवी रखना. तो शेयर्स को गिरवी रखने का उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ठीक है. नॉर्म्स मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके. नॉर्म्स मींस व्हाट? रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड प्लेजिंग मींस व्हाट? गिरवी रखना. ठीक है. सो सेबी टाइटन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज. ठीक है. क्या करते थे पता है क्या? ये यस बैंक का आप लोगों ने सुना था क्या? यस बैंक का जो अभी केस हुआ था, मतलब सिर्फ न्यूज में पढ़ा था क्या यस बैंक का? यस बैंक का सिर्फ न्यूज में पढ़ा था क्या आप लोगों ने? हाँ सर. यस सर. तो देखो हुआ क्या था कि है ना, इसके ना प्रमोटर्स के पास जितना भी शेयर था, ठीक है, मोर देन 50% शेयर प्रमोटर्स के पास था. तो अभी इन प्रमोटर्स ने क्या किया? अभी ऑब्वियसली प्रमोटर्स आप लोगों को पता होंगे कौन थे प्रमोटर्स. ठीक है. कौन होते हैं? फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं. ठीक है. सो प्रमोटर्स
के क्या किया कि अपने पास शेयर तो रखे, लेकिन उन शेयर्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारे लोन लेके रखे थे। आ रहा है समझ में? इफ यू आर ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, हैविंग मोर देन 50% शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियसली आपका प्लेज रखना मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, प्रमोटर्स क्या करते हैं कि उनके शेयर्स, पहली बात तो देखो ये पब्लिक कंपनी होती है तो उनका ना लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है, ये लिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से ना प्रमोटर्स इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डूब भी गए, शेयर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने लोन उठाया और हम लोग डूब भी गए, तो अल्टीमेटली इल्जाम किस पे आने वाला है, कंपनी पे आने वाला है। लायबिलिटी किस पे आने वाली है, कंपनी पे आने वाली है, बिकॉज हम लोगों ने किसके शेयर्स गिरवी रखे हैं, कंपनी के शेयर्स गिरवी रखे हैं। ठीक है, तो सेबी क्या बोलता है कि यस करो, बिंदास गिरवी रखो, क्योंकि आपकी कंपनी है, आपने ही बनाई हुई कंपनी है, सो आपका बिजनेस है वो, आपके बिजनेस के अगेंस्ट आप लोग लोन ले सकते हो, लेकिन भाई हमारा उस पे क्या रहेगा, वॉच ओवर रहेगा। आ रहा है समझ में? हमारा क्या रहेगा उस पे, वॉच ओवर रहेगा, ताकि है ना जो इन्वेस्टर्स है वो पब्लिक कंपनी के, उनको सफर ना करना पड़े, मेरे जैसे बेचारे इन्वेस्टर्स। ठीक है, जिनकी पहली इन्वेस्टमेंट ही यस बैंक में होती है। ठीक है, सो इन्वेस्टर्स के लिए ही सेबी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, द सेबी डायरेक्टेड एवरी लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड फर्म टू डिस्क्लोज द डिटेल्स फॉर रीजन फॉर प्लेजिंग। आप लोग क्या कर रहे हो, बिना रीजन का प्लेज कर रहे हो, पैसा मांग रहे हो। ठीक है, तो देयर शुड बी सम रीजन ऑफ प्लेजिंग द शेयर्स। ओके, अब इन्होंने क्या नॉर्म्स रखे, along with the amount of stake pledged within the 2 days, if the total amount of shares placed by the promoter or the promoter group crosses 50% of the total stake held by the promoter of it is more than 20% of concerned company total share capital, at present a listed firm needs to disclose about shares pledged by its promoters within 7 days of such action. ठीक है, अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है या फिर एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ओके, सेबी के द्वारा क्या बोला है सेबी ने कि देख भाई प्रमोटर, ये तेरी कंपनी है, ठीक है, तेरे को जो करना है कर, लेकिन इसका तेरे पास अगर एटलीस्ट 20% स्टेक है, ओके, कंपनी का अगर सपोज तेरे पास एटलीस्ट 20% स्टेक है, ठीक है, सो इस 20%, फॉर एग्जाम्पल इसका कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है 100 रुपीज, ओके, इसका प्रमोटर्स के पास 20 रुपीज है। अजी प्रमोटर्स कोणची आणली आता, आणल्या का आता नको लावू? ये हो गया क्या, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, 100 रुपीज का ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल है। अरे बहुत ध्यान दो, ये ना तुम लोगों को बहुत ही काम में आने वाला है आगे जाके। ठीक है, सो 100 रुपीज का शेयर है, ठीक है, शेयर कैपिटल है, टोटल शेयर कैपिटल। ओके, 20 रुपीज का प्रमोटर्स के हाथ में है। ओके, 20 रुपीज प्रमोटर्स के हाथ में। तो सेबी ने नॉर्म क्या बनाया, ठीक है, सेबी ने नॉर्म क्या बनाया कि भाई देख प्रमोटर, तेरे पास एटलीस्ट 20% है, तो इस 20 रुपीज का अगर तूने एटलीस्ट 50% प्लेज रखा, ठीक है, एटलीस्ट 50% प्लेज रखा, ठीक है, दैट इज टू सेट 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज तूने एज अ प्लेज रखा, मतलब गिरवी रखा शेयर्स को विदाउट एनी रीजन। ठीक है, प्लेज। ओके, तो कंपनी क्या बोलती है, सॉरी सेबी क्या बोलता है कि भाई देख इस सिचुएशन में ये प्रमोटर को, ठीक है, ये प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर होल्डर्स को, ऑब्वियसली, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई देखो मैंने ना शेयर्स को प्लेज पे रखा है। ठीक है, मतलब मेरी इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी, along with reasons, okay, along with reason, along with reasons। तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे डू नॉट लूज देयर मनी। ओके, ताकि उनको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। ठीक है,
कि भाई देखो अभी प्रमोटर्स को अगर प्लेज रखने पड़ रहे हैं शेयर्स तो फिर कोई मतलब नहीं है ये कंपनी में इन्वेस्ट करके। ओके, फिर क्या होता है कि डिस्क्लोज करना पड़ता है विदिन 7 days, within 7 days of such pledge, okay, along with the reasons उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। आया समझ में बच्चों? मैंने ये व्हाइट बोर्ड सेव कर लिया है, ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आया तुम लोगों को सेबी? ओके, मैं फ्लो में पहले पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, सीसीआई, फिर हम उसके वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से उनकी वेबसाइट्स को ड्राफ्ट किया गया है। देखो बच्चों, ये हो गया हमारा सेबी तो हो गया, ठीक है। सेबी वाज द स्टॉक इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट वाज ओनली एंड ओनली regulator of the stock market, okay, stock exchanges in the open market. Now what is this competition commission of India? Okay, the competition commission of India, that the competition act 2002, जिनको जिनको है ना अभी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा ना फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वो लोग ये पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट 2002। ओके, सो Competition Commission of India was formed by the Competition Act 2002, amended by the Competition Act 2007. Okay, 2007 ये amendment act है। Follows the philosophy of modern competition laws, ठीक है। अब मैं इसका हिस्ट्री बताता हूँ आपको कि कंपटीशन एक्ट आया कैसे। पहले आता था MRTP एक्ट, ओके, सबसे ओल्डेस्ट लॉ था, मतलब बहुत ही ओल्ड लॉ था कंपटीशन के ऊपर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म द मैलिफाइड एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, मैलिफाइड नहीं, समथिंग एम से था, ठीक है। सो MRTP एक्ट था पहले, ठीक है। MRTP एक्ट ये बहुत ही ओल्ड होने की वजह से इसको क्या किया, अबॉलिश किया गया, ठीक है। अबॉलिश करके कौन सा एक्ट लाया गया फिर, कंपटीशन एक्ट 2002 एंड 2002। ओके, अब इसका पर्पस क्या था आने का, कि ये हमारे इंडिया में कंपटीशन को बचाएगा, ठीक है, किसी को भी पूरा मार्केट कैप्चर करने की या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन उसको नहीं करने देगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में हो, ठीक है, मार्केट में आप लोग कोई तो फ्रॉड कर रहे हो, सपोज मार्केट में आप लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केट में आप लोग ऐसे कोई अमलगमेशन या फिर मर्जर्स कर रहे हो जिससे ना कंपटीशन, जो इंडिया की कंपटीशन है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, दूसरे लोगों पे अफेक्ट पड़ेगा, बिजनेसेस पे अफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से उस केस में ये मर्जर होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, पार्टनरशिप होंगी भी कि नहीं होंगी, ठीक है। ये कौन रेगुलेट करता है, कंपटीशन एक्ट रेगुलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ओके, जो कंपटीशन के खिलाफ है वो एग्रीमेंट्स को, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ओके। अब ये एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, देखो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी बहुत ध्यान से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज एंड रेगुलेट्स द कॉम्बिनेशन, दैट इज एक्विजिशन, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India, okay। अब देखो बहुत ध्यान दो इसको, क्या है ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज मतलब क्या, गाली देना, ठीक है। डोमिनेंट पोजीशन मतलब क्या, मोनोपोली। देखो कंपटीशन कमीशन एक्ट, सॉरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है कि भाई देखो फेयर कंपटीशन होना, या फिर क्या बोलते हैं कि मोनोपोली होना इज अ गुड थिंग, ठीक है। मोनोपोली आप लोग हो सकते हो मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मार्केट, ठीक है। लेकिन मोनोपोली से आप लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते, ओके, आप फायदा नहीं उठा सकते, मोनोपोली का फायदा उठा नहीं सकते, और फायदा इस तरीके से नहीं उठा सकते कि भाई दूसरों को नुकसान हो, ठीक है, दूसरों को नुकसान हो, ऐसा फायदा आपको उठाने हम लोग नहीं देंगे, बिकॉज हम लोग मार्केट में हैं और मार्केट में सारे के सारे बायर्स और सेलर्स हैं, ओके।
ये हो गई पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है कंपटीशन एक्ट कि इट शुड नॉट कॉज और लाइकली टू कॉज, ठीक है, या तो वो होना नहीं चाहिए या फिर अटेम्प्ट टू, ठीक है, अटेम्प्ट भी नहीं होना चाहिए, दैट एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, कि कंपटीशन के अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठाना है किसी को भी, ठीक है, कि जो हमारे इंडिया की कंपटीशन को खराब करेगा, बिकॉज कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी फॉर अ नेशन, ठीक है, कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी फॉर अ नेशन। आ रहा है समझ में? सो these were the two components, that is, sorry, these were the two components, and third component is the competition act regulates mergers and acquisitions, ठीक है, चाहे वो फिर वो आइडिया वोडाफोन का हो, ठीक है, टाटाज और जैगवार का हो, मारुति सुजुकी का हो, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, अनगिनत कंपनीज हैं जिनका मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है, और वो कौन रेगुलेट करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा। अभी उसके भी भाई सीएस वालों को पूरा का पूरा एक्ट दिया हुआ है पढ़ने के लिए, आ रहा है समझ में? सीएस वालों को पूरा का पूरा एक्ट दिया हुआ है पढ़ने के लिए। एग्जीक्यूटिव्स में हम लोगों को नियरली 28 to 29 एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, ईबीसीएल और ईसीएल सब मिला के, आया समझ में? Now, what is the Competition Commission of India? Okay, the Competition Commission of India has been established by the central government. Okay, central government ने establish किया है। कब किया है इसको? 2003 में। Competition Act आया 2002 में। CCI या फिर Competition Commission of India establish हुआ 2003 में to achieve the objective of Competition Act. अभी Competition Act के objectives क्या है? ये वाले सारे के सारे objectives. Okay, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है। Okay, consist of a chairperson, ठीक है, 6 members appointed by the central government. Okay, it is a duty of the commission to eliminate the practices having adverse effect on competition, promote and sustain the healthy competition, protect the interest of consumers in the market, and ensure the freedom of trade in the markets of India. Okay, ये सारे के सारे objectives हैं। The commission is also required to give the opinion on competition issues or received on a reference received from central government. Okay, मतलब क्या कि भाई ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो इन द पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड दे लोगों को, ठीक है, ताकि हर कोई अपना अपना बिजनेस कर सके, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद में सस्टेन हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, कोई भी है ना इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। इन शॉर्ट पूरा का पूरा मार्केट is governed by the Competition Commission of India. Okay, ठीक है। कंपटीशन एडवोकेसी होता है, ठीक है, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन द कंपटीशन इश्यूज, ठीक है। श्री अशोक कुमार गुप्ता, IAS ऑफिसर, joined the Competition Commission of India as a chairman on November 2018. Okay, so कौन है? श्री अशोक कुमार गुप्ता, IAS ऑफिसर है, इतना याद रखना है, ठीक है। कौन सी बैच का वो याद मत रखो, ठीक है। these are the things to be eliminated while studying, ठीक है। सो अशोक कुमार गुप्ता याद रखो, IAS ऑफिसर है ये याद रखो। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया वो कब उसने ज्वाइन किया है? नवंबर 2018 को ज्वाइन किया, ये याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। फिर ये अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कमीशन संगीता वर्मा, भगवत सिंह, बिश्नोई, ठीक है, आर द मेंबर्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI न्यूज, ठीक है, CCI ऑर्गेनाइज द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ, इंडियन हैबिटेट सेंटर, ठीक है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द की नोट स्पीकर एट द कॉन्फ्रेंस। ओके, सो ये कंपटीशन इंडिया CCI ने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था, ठीक है। वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था 2019, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वाज दी कीनोट स्पीकर। ओके, इतना याद रखना है इसको। अब मैं लेके चलता हूँ आपको। कीनोट स्पीकर मतलब वहाँ का चीफ गेस्ट, ठीक है। आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में कौन आता है? चेयरमैन आता है ना, ठीक है, या फिर कहीं और से गेस्ट को मंगाते हैं। 15 अगस्त हो गया या फिर एनुअल फंक्शन के लिए अलग अलग गेस्ट को मंगाते हैं ना,
तो जो मेन गेस्ट होता है उसका बड़ा सा ऐसा पोस्टर लगा होता है, बड़ा सा फोटो लगा होता है, बड़ा सा नाम लिखा होता है, उसका क्वालिफिकेशन, या फिर वो कोई बड़ा सा एक्टर वगैरह होगा तो वो लिखा होगा। आया समझ में? सो कीनोट स्पीकर मतलब क्या, कि वहां पे जो अहम या फिर जो इम्पोर्टेंस रखता है वहां पे, ठीक है, सो वो कौन होता है? कीनोट स्पीकर होता है। आया समझ में वैष्णवी? हाँ सर। ओके, मैं आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये है सेबी, ओके, दिख रहा है सेबी, ठीक है। अबाउट सेबी, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ओके। टेंडर्स, डायरेक्टर्स ऑफ सेबी एम्प्लॉयज, लीगल एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस क्या क्या, उसके गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है। मास्टर सर्कुलर क्या क्या है सेबी के। इन्फोर्समेंट, पता है कि आप लोगों को सेबी है ना, हमारी जो लिस्टेड कंपनीज है, मेन सीएस का काम लिस्टेड कंपनीज में होता है। सीएस बना ही लिस्टेड कंपनीज के लिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को कंपल्सरीली सीएस को अपॉइंट करना होता है, ठीक है। सो सीएस का बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है, सेबी के पास में। सेबी के क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम रिटर्न्स भरने पड़ते हैं सेबी को, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको कंप्लाई करना पड़ता है। सेबी हम पे वॉच ओवर रखता है भाई, कि वॉच ओवर किस चीज पे रखता है, कि आप लोग बराबर कंप्लाई कर रहे हो क्या उस लीगल रिक्वायरमेंट को, जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सेबी एक्ट भी होता है हम लोग को। एक्चुअली हम लोग को सच बताऊं तो आपको अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स वाला, सेबी एंड कैपिटल मार्केट्स अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं एक्चुअली, मैंने देखा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने देखा इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, इसके लिए मैंने आज उसी में से पढ़ा, ठीक है। यस, ओके। फिर से रिजॉइन हो जाओ आप लोग, ठीक है, फिर से रिजॉइन हो जाओ।